नमस्कार। आज हम कैंसर पर एक गहन पड़ताल कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आजकल हम सब सुनते हैं, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जी हाँ। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे समझने का, इससे लड़ने का हमारा सफर कैसा रहा है। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि उपलब्ध स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं। और ये सफर आसान नहीं रहा है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, कैंसर एक बहुत ही पेचीदा दुश्मन है। सोचिए ल्यूकेमिया जैसा रक्त कैंसर, हाँ, उसमें तो एक मामूली सा कागज से कट लग जाए वो भी जानलेवा बन सकता है। ये हमारे शरीर की सीमाओं को परखता है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। वो प्राचीन काल की धारणा है, गैलेन वगैरह। हाँ, गैलेन। उनका वो काले पित्त ब्लैक बाइल का सिद्धांत था। वो मानते थे कि शरीर में ये बिगड़ जाए तो कैंसर होता है। और ये सोच सदियों तक चली है ना। बिल्कुल, सदियों तक। और तब देखिए, ट्यूमर को बस एक बाहरी लक्षण माना जाता था। असली समस्या तो पूरे शरीर में फैली हुई समझी जाती थी। हाँ, तो सर्जरी का तो कोई मतलब ही नहीं था उस हिसाब से। हाँ, उसे बेकार मानते थे। इलाज के नाम पर खून निकालना, जुलाब देना, ऐसी चीजें होती थीं। लेकिन फिर बदलाव आया। वेसालियस जैसे लोग। जी, वेसालियस और दूसरे शरीर रचना विज्ञानी, उन्होंने शव परीक्षाएं करनी शुरू की। शरीर को परत दर परत खोल कर देखा। और उन्हें वो काला पित्त नहीं मिला कहीं। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। तो धीरे धीरे वो पुरानी धारणा कमजोर पड़ने लगी। और फिर 19वीं सदी में रुडोल्फ विर्चो। हाँ, विर्चो। उनकी सोच क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा कि भाई, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। यहीं से कैंसर की असली समझ शुरू हुई। बिल्कुल। विर्चो ने इसे नियोप्लाजिया कहा। नियोप्लाजिया। हाँ, मतलब कोशिकाओं की नई, बेतरतीब, अनियंत्रित बढ़ोतरी। उन्होंने समझाया कि देखो, कैंसर कोई बाहर से आया हमला नहीं है। अच्छा। ये हमारी अपनी ही कोशिकाएं हैं जो बागी हो गई हैं। यहीं सबसे बड़ा मोड़ आया। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही है। और इसने इलाज का पूरा नजरिया बदल दिया होगा। जाहिर है, अब पता था कि समस्या कोशिकाओं के स्तर पर है। और ये बगावत, जैसा आपने कहा, हमारी कोशिकाओं की है। तो ये हमारे जीन से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि कैंसर की जड़ें हमारे जीनोम में ही हैं। वो जीन जिनमें गड़बड़ी से कैंसर होता है, हाँ। वो असल में हमारे सामान्य, जरूरी काम करने वाले जीन्स के ही बिगड़े हुए रूप हैं। अच्छा, मतलब कोई बाहर की चीज नहीं। नहीं। और उम्र के साथ इन जीन्स में गड़बड़ियां जमा होने का खतरा बढ़ता जाता है। इसीलिए शायद बुजुर्गों में कैंसर ज्यादा होता है। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। और देखिए, लगभग हर कैंसर एक ही बिगड़ी हुई कोशिका से शुरू होता है। एक अकेली कोशिका जो बागी हो जाती है। तो जब ये समझ आ गया कि ये कोशिकाओं की बीमारी है, तो इलाज का पहला कदम क्या था? सर्जरी ही होगी। हाँ, सर्जरी। और इसमें दो चीजों ने बहुत मदद की। एक तो एनेस्थीसिया, जिससे दर्द खत्म हुआ, और दूसरा एंटीसेप्सिस, संक्रमण रोकना। लिस्टर का काम इसमें बहुत अहम था। इससे ऑपरेशंस काफी सुरक्षित हो गए। और इसी दौर में वो विलियम हाल्स्टेड की बहुत आक्रामक सर्जरी आई थी, रेडिकल मास्टेक्टमी। जी, रेडिकल मास्टेक्टमी बहुत आक्रामक थी। स्तन, मांसपेशियां, लिम्फ नोड्स, सब कुछ हटा देना। इसके पीछे सोच क्या थी? इतनी ज्यादा क्यों? हाल्स्टेड का मानना था कि कैंसर एक जगह से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है, सेंट्रीफ्यूगली। तो उनका इरादा था कि कैंसर को फैलने का मौका देने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंको। उस वक्त के हिसाब से तो ये बड़ी बात रही होगी। हाँ, क्रांतिकारी सोच थी, पर बहुत कठोर भी। बाद में कीन्स और क्रायल जैसे सर्जनों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या हमेशा इतनी बड़ी सर्जरी की जरूरत है, खासकर अगर कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए। सर्जरी के साथ साथ एक और चीज आई, रेडिएशन। हाँ, रेडिएशन थेरेपी। पहले विल्हेम रॉन्टिगन ने एक्सरे खोजे, जो शरीर के अंदर देख सकते थे। जी। और फिर मैरी और प्यारे क्यूरी ने रेडियम खोजा। पिच ब्लेंड नाम के अयस्क से उसे निकालने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। रेडियम बहुत शक्तिशाली रेडियोधर्मी था। तो एक्सरे और रेडियम, ये कैंसर के इलाज के दूसरे बड़े हथियार बने। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि रेडिएशन की दोहरी धार थी, मतलब इलाज भी और नुकसान भी। सही कहा। रेडिएशन कोशिकाएं मार सकता था, चाहे वो कैंसर की हो या सामान्य। इसी गुण के कारण वो कैंसर के इलाज में काम आया। लेकिन वो फर्क नहीं कर पाता था। बहुत ज्यादा नहीं। मैरी क्यूरी के अपने हाथ रेडियम से जल गए थे, ये उदाहरण है। तो ये भी एक तरह का, कह सकते हैं, अंधा हथियार ही था। और शायद इसी वजह से वो मैजिक बुलेट की खोज शुरू हुई। हाँ, पॉल एरलिच।
वो एक ऐसी जादुई गोली चाहते थे जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर कोशिका को निशाना बनाए, सामान्य कोशिकाओं को छोड़ दें। ये आइडिया कहाँ से आया उन्हें? डाई इंडस्ट्री से, मतलब रंगों से। उन्होंने देखा कि कुछ डाई कोशिका के खास हिस्सों को ही रंगती है, तो उन्हें लगा शायद कुछ रसायन भी खास कोशिकाओं को ही निशाना बना सकते हैं। और उन्होंने सिफिलिस के लिए ऐसी दवा बनाई भी थी? हाँ, साल्वारसन या यौगिक 606 वो सफल रही थी, पर कैंसर के लिए ऐसी मैजिक बुलेट खोजना बहुत बहुत मुश्किल साबित हुआ। लेकिन एक अजीब जगह से सुराग मिला। जी। पहले विश्व युद्ध की सरसों गैस से। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल। इटली में बारी बंदरगाह पर एक हादसा हुआ था। सरसों गैस फैली। बाद में जब शव परीक्षाएं हुई तो डॉक्टरों ने देखा कि गैस ने सैनिकों की श्वेत रक्त कोशिकाएं और अस्थि मज्जा, मतलब बोन मैरो, को नष्ट कर दिया था। अच्छा। तो यहीं से गुडमैन और गिलमैन को आइडिया आया, क्या इसका इस्तेमाल उन कैंसरों में हो सकता है जिनमें श्वेत रक्त कोशिकाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जैसे लिम्फोमा? उन्होंने फिर गुप्त रूप से नाइट्रोजन मस्टर्ड का परीक्षण किया और पाया कि हाँ, ट्यूमर सचमुच सिकुड़ रहे थे। अरे वाह, तो ये कीमोथेरेपी की शुरुआत थी एक तरह से। कह सकते हैं एक अनौपचारिक शुरुआत, नींव पड़ गई थी। और इसी दौरान सिडनी फाबर भी कुछ काम कर रहे थे बच्चों की ल्यूकेमिया पर। जी, सिडनी फाबर, वो बॉस्टन में थे। उन्होंने बच्चों के ल्यूकेमिया पे ध्यान लगाया। इसका एक फायदा ये था कि रक्त कैंसर को मापना आसान था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तर्क लगाया। सोचा कि फोलिक एसिड कोशिका वृद्धि के लिए जरूरी है, तो शायद इसे देने से ल्यूकेमिया कोशिकाएं धीमी हो जाएं। लेकिन हुआ उल्टा। हाँ, बिल्कुल उल्टा। फोलिक एसिड ने तो ल्यूकेमिया को और तेज कर दिया। कोशिकाएं और तेजी से बढ़ने लगीं। ये तो बड़ा झटका लगा होगा उन्हें। जाहिर है, पर फाबर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अच्छा, अगर फोलिक एसिड बढ़ाता है तो इसका उल्टा क्या करेगा, मतलब एंटीफोलेट, जो फोलिक एसिड को ब्लॉक करे। मंतकी है। उन्होंने फिर एमिनोप्टेरिन जैसे एंटीफोरेट्स आजमाए और 1947 में रॉबर्ट सैंडलर नाम के एक बच्चे पे इसका असर दिखा। क्या असर? पहली बार कीमोथेरेपी से ल्यूकेमिया में अस्थायी सुधार, मतलब रिमिशन, देखा गया। बच्चे के खून से कैंसर कोशिकाएं गायब हो गईं। कमाल है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। बेशक वो कोशिकाएं बाद में लौट आईं, वो स्थायी इलाज नहीं था, पर यह साबित हो गया कि रसायन कैंसर पर असर डाल सकते हैं, उसे पीछे धकेल सकते हैं। ये एक मील का पत्थर था। ये तो अलग अलग वैज्ञानिकों की कोशिशें थीं, लेकिन कैंसर के खिलाफ एक बड़ी संगठित लड़ाई की भी जरूरत महसूस हुई होगी। जी हाँ, शुरुआती कोशिशें हुई पैसे जुटाने की। फिर 1937 में अमेरिका में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI की स्थापना हुई। लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध आ गया। हाँ, उस दौरान NCI का काम लगभग ठप पड़ गया। ध्यान युद्ध पर था। तो इसे दोबारा पटरी पर कौन लाया? मेरी और अल्बर्ट लास्कर का नाम आता है। बिल्कुल, लास्कर्स का योगदान बहुत बड़ा है। अल्बर्ट लास्कर विज्ञापन जगत के बादशाह थे और मैरी लास्कर बहुत जुझारू थीं। उन्होंने समझा कि ये लड़ाई सिर्फ लैब में नहीं जीती जाएगी। मतलब राजनीति में, मीडिया में भी लड़नी होगी। उन्होंने राजनीतिक लॉबिंग की, विज्ञापन अभियानों का इस्तेमाल किया, कैंसर रिसर्च के लिए माहौल बनाया और सबसे जरूरी पैसा जुटाया। वो एक तरह से कैंसर को पब्लिक एजेंडा पर ले आए। सही कहा। और इसी कड़ी में सिडनी फार्बर का जिमी फंड भी था। हाँ, जिमी फंड। ये क्या था? फार्बर ने मैरी लास्कर के साथ मिलकर इसे शुरू किया। एक रेडियो शो में जिमी नाम के एक कैंसर पीड़ित बच्चे, जिसका असली नाम आइनर गुस्टाफसन था, की कहानी सुनाई गई। बेसबॉल खिलाड़ी भी जुड़े और लोगों ने दान दिया। लाखों डॉलर जमा हुए। लेकिन पैसे से भी ज्यादा अहम था कि इसने कैंसर को एक मानवीय चेहरा दिया, डर और चुप्पी को तोड़ा, इसे एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना दिया जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर काम होना चाहिए। और इन सब कोशिशों का नतीजा निकला 1971 के राष्ट्रीय कैंसर अधिनियम के रूप में। जी, लास्कर और फार्बर लगातार दबाव बनाते रहे। अपोलो मून लैंडिंग से भी एक माहौल बना कि अगर इंसान चांद पर जा सकता है तो कैंसर को क्यों नहीं हरा सकता। राष्ट्रपति निक्सन ने फिर इस एक्ट पर साइन किए। तो ये कैंसर के खिलाफ एक तरह का युद्ध घोषित करने जैसा था। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। खूब सारा पैसा, संसाधन, सब कुछ झोंक दिया गया कैंसर रिसर्च में। अब जब संसाधन आए तो इलाज में भी तेजी आई होगी। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी का जिक्र आता है। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। प्रेरणा मिली टीबी के इलाज से। जैसे टीबी में कई दवाएं मिलकर काम करती हैं, वैसे ही कैंसर में भी आजमाया गया। जी, एमेल फ्रे और एमेल फेरेरिच ने
बच्चों के ल्यूकेमिया के लिए वैम्प नाम का कॉकटेल बनाया। 4 दवाएं थीं उसमें, विनक्रिस्टिन, एमिथोपेट्रिन, 6-MP, प्रेडनिसोन। और नतीजे? शुरू में तो बहुत भयानक साइड इफेक्ट्स हुए। बच्चे दवा से ही और बीमार हो गए। ऐसा लगा कि ये प्रयोग फेल हो जाएगा। लेकिन फिर चमत्कार हुआ। जिन बच्चों ने इलाज पूरा किया उनमें कैंसर कोशिकाएं गायब हो गईं। वो गहरी छूट मतलब डीप रिमिशन में चले गए। कई बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए। ये तो जबरदस्त सफलता थी। हाँ, इसी तरह विंसेंट डेविटा ने हॉजकिन लिम्फोमा के लिए MOPP कॉम्बिनेशन बनाया और उससे भी वैसी ही सफलता मिली। ये साबित हो गया कि कई दवाओं को मिलाकर कैंसर को हराया जा सकता है। लेकिन कीमोथेरेपी की कीमत, उसके साइड इफेक्ट्स, वो तो बहुत ज्यादा थे। ओह, बहुत ज्यादा। कीमोथेरेपी एक तरह से कह लीजिए कालीन बॉम्बिंग जैसी थी। वो तेजी से बढ़ने वाली हर कोशिका को मारती थी, कैंसर कोशिका को भी और हमारी सामान्य कोशिकाओं को भी। जैसे बाल बनाने वाली कोशिकाएं, मुंह और आंत की परत बनाने वाली कोशिकाएं, खून बनाने वाली कोशिकाएं। इसीलिए बाल झड़ना, उल्टियां, मुंह में छालें, थकान, इन्फेक्शन का खतरा, ये सब होता था। जी। स्टीवर्ट एल्सॉप जैसे पत्रकारों ने NIH के कैंसर वार्ड का जो वर्णन किया है वो दिल दहलाने वाला है। उन्होंने इसे जीवित दुष्स्वप्न कहा। जॉन क्लेलेंड जैसे मरीजों ने वृषण कैंसर के लिए सिस्प्लैटिन जैसी दवा ली। जान बच गई पर शरीर पर असर बहुत गहरा हुआ। तो क्या इसे और बेहतर और सटीक तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिशें हुई? एडजुवेंट थेरेपी? हाँ, एडजुवेंट थेरेपी मतलब सर्जरी के बाद कीमो देना। आइडिया ये था कि सर्जरी से जो दिखने वाला ट्यूमर है वो तो निकल गया, लेकिन हो सकता है कुछ कैंसर कोशिकाएं शरीर में कहीं और छिपी रह गई हों। तो कीमो उन बची हुई कोशिकाओं को मारेगी? बिल्कुल। बर्नार्डिनो बोनाडोना ने इटली में स्तन कैंसर पर एक बड़ा ट्रायल किया। उन्होंने दिखाया कि सर्जरी के बाद CMF नाम का कीमो कॉम्बिनेशन देने से कैंसर के वापस आने का खतरा काफी कम हो जाता है। ये बहुत अहम खोज थी। और कीमो के अलावा हार्मोनल थेरेपी भी एक रास्ता बना। जी, चार्ल्स हगिन्स का काम प्रोस्टेट कैंसर पर। उन्होंने दिखाया कि प्रोस्टेट कैंसर पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन पर पलता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर दें तो कैंसर बढ़ना रुक जाता है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसी तरह स्तन कैंसर में एस्ट्रोजन रिसेप्टर ER की खोज हुई। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे पता चला कि कुछ स्तन कैंसर एस्ट्रोजन पर निर्भर करते हैं। फिर टमॉक्सिफिन जैसी दवा बनी जो इन ER पॉजिटिव ट्यूमर में एस्ट्रोजन को काम करने से रोकती है। ये दवा बहुत सफल रही और लाखों जानें बचाईं। इसी दौर में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ABMT का भी जिक्र आता है, खासकर स्तन कैंसर के लिए। ये क्या था और क्यों विवादास्पद रहा? आइडिया ये था कि कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए कीमो की बहुत ही ज्यादा डोज दी जाए, इतनी ज्यादा कि मरीज का अपना अस्थि मज्जा ही नष्ट हो जाए। फिर मरीज का पहले से निकाल कर रखा हुआ स्वस्थ मज्जा उसे वापस चढ़ा दिया जाए। विलियम पीटर्स जैसे डॉक्टरों ने शुरुआती काम किया और काफी उम्मीद जगी। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के एक डॉक्टर थे वर्नर बेजवोडा। उन्होंने एक स्टडी छापी जिसमें ABMT के जबरदस्त फायदे दिखाए गए थे, पर बाद में पता चला कि वो स्टडी पूरी तरह से फ्रॉड थी, नतीजे झूठे थे। ओहो। इससे इस पूरे तरीके की साख पर बड़ा सवाल उठा। बहुत सारे मरीजों, खासकर महिलाओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, बीमा कंपनियों पर दबाव डाला था। लेकिन बाद में जब सही बड़े ट्रायल हुए तो पता चला कि स्तन कैंसर में ABMT पारंपरिक कीमो से बेहतर नतीजे नहीं दे रहा था, जबकि उसके खतरे और खर्चे बहुत ज्यादा थे। तो धीरे धीरे इसका चलन कम हो गया। तो इलाज के सब तरीके विकसित हो रहे थे, लेकिन साथ ही वैज्ञानिक कैंसर के असली कारण मतलब जीन को समझने की भी गहराई में जा रहे थे। हाँ, ये सवाल तो था ही कि आखिर ये कोशिकाएं बागी होती क्यों हैं। क्रोमोसोम की खोज हुई, फिर जीन की, फिर DNA की संरचना समझ आई। पता चला कि एक्सरे जैसी चीजें जीन में बदलाव ला सकती हैं, जिन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। और कुछ वायरसेस का भी रोल सामने आया। जी, पेटेन रूस ने तो 1911 में मुर्गियों में सार्कोमा फैलाने वाला वायरस खोज लिया था, पर यह मानने में बहुत वक्त लगा कि वायरस इंसानों में भी कैंसर कर सकते हैं। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की खोज हुई। हाँ, हॉवर्ड टेमिन और डेविड बाल्टीमोर ने। इससे पता चला कि कुछ वायरस जो RNA वायरस होते हैं वो अपना जेनेटिक कोड हमारे DNA में डाल सकते हैं।
ये एक बड़ा कदम था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो शायद ये था कि कैंसर का स्रोत क्या है। क्या ये बाहर से आए वायरस हैं या हमारे अपने ही जीन में कोई गड़बड़ है? बिल्कुल। और यहीं पर माइकल बिशप और हैरल्ड वॉर्मस की खोज आई, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला। उन्होंने दिखाया कि वायरस में जो कैंसर पैदा करने वाला जीन होता है, जिसे ऑन्कोजीन कहते हैं, हाँ, वो जीन दरअसल हमारी सामान्य कोशिकाओं में पहले से मौजूद एक जीन का ही बिगड़ा हुआ रूप है। उस सामान्य जीन को उन्होंने प्रोटोऑन्कोजीन कहा। मतलब दुश्मन का ब्लूप्रिंट हमारे अपने घर में ही था। एकदम सही। कैंसर का स्रोत बाहर से नहीं, हमारे अंदर ही था। हमारी अपनी कोशिकाओं के सामान्य कामकाज में इस्तेमाल होने वाली जीन ही बिगड़कर कैंसर पैदा कर रहे थे। और फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन का कॉन्सेप्ट आया, जो कैंसर को रोकते हैं। जी। जैसे कार में एक्सीलेटर होता है जो जी। गाड़ी को दौड़ाता है ऑन्कोजीन की तरह, वैसे ही ब्रेक भी होता है जो उसे रोकता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो कैंसर तब होता है जब या तो एक्सेलरेटर जाम हो जाए या ब्रेक फेल हो जाए। हाँ, ये दोनों हो जाएं। अल्फ्रेड नुटसन ने रेटिनोब्लास्टोमा पर काम करते हुए 2 हिट हाइपोथेसिस दी। फिर आरबी जीन खोजा गया, जो पहला ट्यूमर सप्रेसर जीन था। रॉबर्ट वाइनबर्ग और शेह जैसे वैज्ञानिकों ने सीधे मानव कैंसर कोशिकाओं से ऑन्कोजीन को अलग किया, जैसे न्यू HER2। और फिर बर्ट वोगलस्टीन का काम आया कोलोरेक्टल कैंसर पर। जी, वोगलस्टीन ने दिखाया कि कैंसर कोई 1-2 जीन की गड़बड़ी से नहीं होता। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मतलब समय के साथ कई अलग अलग जीन्स में कई सारी गड़बड़ियां, कई सारे म्यूटेशंस जमा होते जाते हैं, तब जाकर एक सामान्य कोशिका पूरी तरह कैंसर कोशिका बनती है। इसे ड्राइवर और पैसेंजर म्यूटेशन भी कहते हैं, है ना? हाँ, कुछ म्यूटेशंस कैंसर को आगे बढ़ाते हैं, ड्राइवर, और कुछ बस साथ में हो जाते हैं, जिनका ज्यादा असर नहीं होता, पैसेंजर। जीन की इस गहरी समझ ने रोकथाम मतलब प्रिवेंशन के तरीकों पर भी असर डाला होगा। जरूर। रोकथाम का पहला कदम था कैंसर पैदा करने वाले कारणों, मतलब कार्सिनोजेंस को पहचानना। जैसे पर्सिवल पॉट ने बहुत पहले चिमनी साफ करने वालों में कालिक से होने वाला कैंसर पहचाना था। बिल्कुल। और फिर 20वीं सदी में सबसे बड़ा कार्सिनोजेन सामने आया, तंबाकू। 1950 के दशक में रिचर्ड डॉल, ऑस्टिन हिल, वाइंडर और ग्राहम ने अलग अलग स्टडी से ये पक्के तौर पर साबित कर दिया कि धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर में सीधा और मजबूत रिश्ता है। लेकिन तंबाकू इंडस्ट्री ने तो इसे मानने से इनकार किया था। हाँ, उन्होंने दशकों तक इनकार किया, विज्ञान पर सवाल उठाए, भ्रम फैलाया। लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि आखिरकार 1964 में अमेरिकी सर्जन जनरल की रिपोर्ट आई, जिसने साफ कहा कि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का कारण है। और फिर चेतावनी लेबल, विज्ञापन पर रोक, यह सब हुआ। जी, सिपुलोन जैसे मुकदमों ने भी इंडस्ट्री को जिम्मेदार ठहराने में भूमिका निभाई। ये रोकथाम की एक बड़ी जीत थी। धूम्रपान के अलावा कुछ संक्रमण भी कैंसर से जुड़े पाए गए। हाँ, बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस और लिवर कैंसर के बीच का लिंक खोजा, जिसके लिए टीका भी बना। फिर बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया और पेट के कैंसर का संबंध स्थापित किया। और इसका इलाज एंटीबायोटिक से संभव हुआ। जी हाँ, पेट के कैंसर की रोकथाम में ये बड़ी सफलता थी। रोकथाम का एक और तरीका है स्क्रीनिंग, यानी बीमारी के लक्षण दिखने से पहले ही उसे पकड़ लेना। पैप स्मीयर और मैमोग्राफी। इसने सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों को नाटकीय रूप से कम किया, क्योंकि ये कैंसर बनने से पहले की स्टेज, प्री कैंसरस में ही कोशिकाओं में बदलाव पकड़ लेता है। और मैमोग्राफी स्तन कैंसर के लिए। मैमोग्राफी से भी स्तन कैंसर को जल्दी पकड़ने में मदद मिली। शुरुआती हिप ट्रायल में इसके फायदे दिखे थे, लेकिन बाद के अध्ययनों जैसे माल्मो स्टडी ने दिखाया कि इसके फायदे उम्र पर निर्भर करते हैं, और ओवर डायग्नोसिस, मतलब ऐसे कैंसर पकड़ना जो शायद कभी नुकसान न पहुंचाते, जैसी समस्याएं भी हैं। तो स्क्रीनिंग हमेशा सीधी सादी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसे जांचें, कब जांचें, कितना फायदा है, कितना नुकसान, ये सब जटिल सवाल हैं। और फिर जेनेटिक टेस्टिंग आई, BRCA जीन की खोज। हाँ, BRCA1 और BRCA2, इनमें गड़बड़ी होने पर स्तन और ओवेरियन कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैरी क्लेग किंग ने इसे खोजा। इससे क्या विकल्प मिले? इससे उन महिलाओं की पहचान करना संभव हुआ जिनमें ये खतरा बहुत ज्यादा है। फिर उन्हें गहन निगरानी, जैसे जल्दी और बार बार मैमोग्राफी, टैमोक्सिफेन जैसी दवाएं, या फिर
निवारक सर्जरी, प्रोफिलैक्टिक मास्टेक्टमी या ओवरी हटाना जैसे विकल्प दिए जा सकें। इन सारी खोजों ने मतलब जीन की समझ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरक्की, इसने हमें लक्षित उपचारों यानी टारगेटेड थेरेपीज के युग में पहुंचाया। जी हाँ। पारंपरिक कीमोथेरेपी की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कि वो अविशिष्ट थी, मतलब स्पेसिफिक नहीं थी। वो हर तेजी से बढ़ने वाली कोशिका पर हमला करती थी, बिल्कुल। जिससे भयानक साइड इफेक्ट्स होते थे। लक्षित उपचार का आइडिया एकदम अलग था। क्या आइडिया था? आइडिया था कि कैंसर कोशिका में वो खास आणविक गड़बड़ी, मॉलिक्यूलर डिफेक्ट पहचानी जाए जो उसे सामान्य कोशिका से अलग बनाती है, जैसे कोई बिगड़ा हुआ जीन या प्रोटीन, ऑन्कोजीन। बिल्कुल। और फिर ऐसी दवा बनाई जाए जो सिर्फ उसी गड़बड़ी पर, उसी टारगेट पर निशाना साधे। मतलब कैंसर की अपनी ही चालाकी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। हाँ, एक तरह से तर्कसंगत दवा डिजाइन, रैशनल ड्रग डिजाइन। इसकी पहली बड़ी सफलताएं कहाँ देखने को मिली? अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया (APL) में। ये एक खास तरह का ब्लड कैंसर है। इसमें ट्रांस रेटिनोइक एसिड ATRA नाम की दवा इस्तेमाल की गई। और उसने क्या किया? उसने कैंसर कोशिकाओं को मारा नहीं, बल्कि उन्हें सुधार दिया, उन्हें परिपक्व होने पर मजबूर किया, जिससे वो सामान्य कोशिकाओं की तरह मरने लगी। ये बहुत ही अलग नजरिया था। और फिर आई ग्लीवैक, जिसे लक्षित उपचार का पोस्टर चाइल्ड कहा जाता है। हाँ, ग्लीवैक, इमाटिनिब। इसकी कहानी भी जबरदस्त है। ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML के लिए बनी। CML का कारण फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की खोज से पता चला। एक खास फ्यूजन जीन BCR-ABL बन जाता था जो एक बिगड़े हुए एंजाइम किनेज को बनाता था और कोशिकाओं को लगातार बढ़ने का सिग्नल देता रहता था। तो ग्लीवैक ने इसी एंजाइम को निशाना बनाया। जी, ड्रायन ड्रूकर नाम के वैज्ञानिक को पक्का यकीन था कि अगर इस BCR-ABL किनेज को ब्लॉक कर दिया जाए तो CML रुक जाएगा। उन्हें दवा कंपनी नोवार्टिस को राजी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन दवा बनी और काम कर गई। हाँ, ग्लीवैक बनी और ये सीधे जाकर उस BCR-ABL किनेज से चिपक जाती थी और उसे बंद कर देती थी। नतीजे चमत्कारी थे। CML, जो पहले जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, वो एक मैनेज की जा सकने वाली क्रॉनिक कंडीशन बन गई। मरीज जो मर रहे थे वो सामान्य जीवन जीने लगे। ये वाकई एक स्मार्ट बॉम्ब था। और ऐसी ही कहानी स्तन कैंसर में हर्सेप्टिन की है। जी, हर्सेप्टिन, ट्रेस्टुजुमैब। डेनिस स्लैमॉन ने पाया कि लगभग 20-25% स्तन कैंसर में HER2 नाम का ऑन्कोजीन बहुत ज्यादा सक्रिय होता था। ये कैंसर ज्यादा आक्रामक होते थे। तो हर्सेप्टिन ने HER2 को टारगेट किया। हाँ, हर्सेप्टिन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये लैब में बनाई गई एक प्रोटीन है जो सीधे जाकर HER2 पॉजिटिव कैंसर कोशिकाओं पर चिपक जाती है और या तो उन्हें मार देती है या इम्यून सिस्टम को उन्हें मारने में मदद करती है। इसके नतीजे भी अच्छे रहे। बहुत अच्छे। बारबरा ब्रैडफील्ड जैसी मरीजों पर शुरुआती ट्रायल्स में नाटकीय असर दिखा। HER2 पॉजिटिव स्तन कैंसर के इलाज में ये एक बड़ी क्रांति थी। हालांकि दवा बहुत महंगी थी और मरीजों और डॉक्टरों को इसकी पहुंच के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये स्वीकृत हुई। और अब कैंसर जीनोम एटलस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इनका मकसद है हजारों कैंसर मरीजों के ट्यूमर में होने वाली सभी जेनेटिक गड़बड़ियों का पूरा नक्शा तैयार करना। इससे क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि इससे हमें कैंसर की विविधता और जटिलता की और गहरी समझ मिलेगी और भविष्य में और भी ज्यादा नए टारगेट मिलेंगे, और भी ज्यादा सटीक, व्यक्तिगत, पर्सनलाइज्ड, लक्षित उपचार बन पाएंगे। तो हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। कैंसर को किसी रहस्यमयी श्राप या काले पित्त की गड़बड़ी मानने से लेकर उसे एक जटिल आणविक जेनेटिक बीमारी समझने तक। हाँ, और इलाज भी पत्थर के चाकू और जड़ी बूटियों से लेकर रेडिकल सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और अब ये लक्षित स्मार्ट बॉम्ब तक। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये तरक्की हर तरह के कैंसर के लिए एक जैसी नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। कुछ कैंसर जैसे बचपन का ल्यूकीमिया, हॉजकिंस लिम्फोमा, वृषण कैंसर, CML, HER2 पॉजिटिव स्तन कैंसर, इनमें जबरदस्त सुधार हुआ है। लेकिन अग्नाशय का कैंसर, ग्लियोब्लास्टोमा, ब्रेन ट्यूमर, फेफड़ों के कुछ प्रकार के कैंसर, ये आज भी बहुत जानलेवा है।
अटोसा का वो 2500 साल पुराना सवाल आज भी कुछ कैंसरों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। कैंसर आज भी एक बहुत चालाक और दुर्जय शत्रु है। हाँ, क्योंकि ये लगातार बदलता रहता है, विकसित होता है, दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर लेता है और सबसे बड़ी बात, ये हमसे अलग नहीं है। ये हमारे ही शरीर का, हमारी अपनी कोशिकाओं का, हमारे अपने जीनोम का बिगड़ा हुआ रूप है। और जैसे जैसे हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, हम ज्यादा जी रहे हैं। एक मरीज का कथन है, कैंसर मेरी नई सामान्यता है। शायद ये हम सबके लिए एक उभरती हुई सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसके साथ हमें रहना, लड़ना और शायद जीना सीखना होगा। स्रोत के अंत में एक बहुत ही गहरा बल्कि परेशान करने वाला सवाल उठाया गया है। हाँ, कैंसर कोशिकाएं क्या चाहती हैं? अमरता, बिना रुके बढ़ते जाना, विभाजित होते जाना। और हम इंसान, हम भी तो कहीं ना कहीं अमरता की खोज में लगे रहते हैं, अपनी चेतना, अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमारी इस अमरता की चाह और कैंसर कोशिका की इस अनियंत्रित अमरता की प्रवृत्ति के बीच कोई गहरा, शायद विकृत रिश्ता है? ये सवाल हमें कैंसर के साथ हमारे इस निरंतर चलने वाले संघर्ष और सह अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शायद भविष्य की लड़ाई इसी जटिल रिश्ते को समझने और सुलझाने में है। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना अभी बाकी है।